Hello student, welcome to the online classes of BSc second year, subject physics. We will discuss about the electronics physics in which सर्किट एनालिसिस। इस सर्किट एनालिसिस का मतलब होता है परिपथ विश्लेषण। हमने लेक्चर फर्स्ट में परिपथ विश्लेषण के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया था कि परिपथ होते क्या है, परिपथ किस प्रकार बने होते हैं, परिपथ में कौन कौन से अवयव लगे हुए होते हैं। जैसे अवयव कौन कौन से होते हैं हमने बताए थे, प्रतिरोध होता है, कुंडली होती है, डायोड होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं। ये सब क्या हैं, ये सब एक परिपथ के अवयव हैं और इनको कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इनको किस प्रकार डिनोट किया जाता है, ये हमने बताए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को किस प्रकार डिनोट किया जाता है, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। कुंडली को इस प्रकार, कुंडली को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस को इस प्रकार, कैपेसिटेंस को बोलते हैं हम संधारित्र। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये ट्रांजिस्टर हो जाता है। डायोड को किस प्रकार डिनोट करते हैं, कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे सर्किट के अवयव हो गए। इन सर्किट के बारे में जानना हमें जरूरी है क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी सर्किट पे बेसिस है। अब हम देखते हैं कि सर्किट यानी किससे बना होता है। सर्किट को हम एक तरीके से नेटवर्क बोलते हैं कि नेटवर्क किस प्रकार बना होता है। नेटवर्क हमने बताया था कि नेटवर्क इन अवयवों से मिलकर बंद लूप क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क जैसे हमने बताया था कि नेटवर्क इन अवयवों से बंद एक लूप होता है। जैसे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस, सर्किट बीच में टूटना नहीं चाहिए, और ये हो गया हमारा इंडक्टेंस यानी कुंडली। इनसे मिलकर बना एक बंद परिपथ हमारा क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सर्किट। फिर इसके बाद में हमने देखा कि सर्किट कब वर्क करता है और कब वर्क नहीं करता है। सर्किट कब वर्क करेगा, जब उसमें एनर्जी सोर्स लगा हुआ होगा। विदाउट एनर्जी सोर्स के सर्किट वर्क नहीं कर पाएगा। इसके आधार पर हम सर्किट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है या एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है। अब एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है तो वो सर्किट क्या कहलाएगा और एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा। यदि एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है तो हमने बताया कि वो वर्क करेगा, उसमें करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो हो रही है, वर्क कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक्टिव सर्किट होगा। और यदि किसी भी सर्किट में एनर्जी सोर्स ही नहीं है, कोई बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो वो वर्क कैसे करेगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा निष्क्रिय सर्किट यानी कि पैसिव सर्किट। इस आधार पर एनर्जी सोर्स के आधार पर हमने बता दें कि दो टाइप के हो गए, एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट। अब वो एनर्जी सोर्स है कौन कौन से हैं वो एनर्जी सोर्स जिसके आधार पर हमारा सर्किट वर्क करता है। हमने बताया था एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। जिसमें वोल्टेज सोर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। वोल्टेज सोर्स किस प्रकार बना होता है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में या सीरीज में किस प्रकार उसकी इम्पीडेंस लगी होती है, लोड कहाँ लगा होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है। ये हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक बार इसका सर्किट भी बता देते हैं, वोल्टेज सोर्स कैसा होता है। वोल्टेज सोर्स में हमने बताया था कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, V से डिनोट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को। इसमें हमने बताया था कि हमेशा ही सीरीज में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, या फिर ऐसे लिख दो, अब हमें पता नहीं वो रेजिस्टेंस क्या है तो इसलिए हम कुछ इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ पे ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके ये हमने बाहर प्रोवाइड कर दिया इसको बाह्य लोड। ये क्या हो गया, बाह्य लोड। ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा सर्किट हो गया, हमारा वोल्टेज सोर्स सर्किट। वोल्टेज सोर्स सर्किट यानी क्या हो गया, जिसमें इंटरनल इम्पीडेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगी हुई हो। अब सीरीज पैरेलल का हम कैसे पता करेंगे, ये हमने बता दिया था। सीरीज का पता ऐसा करेंगे कि यदि करंट फ्लो वोल्टेज सोर्स में, यदि करंट
जो इस सर्किट में फ्लो हो रही है, इसमें फ्लो होने वाली करंट और इसमें फ्लो होने वाली करंट का मान सेम हो, तो उस कंडीशन में जो सर्किट होगा वो क्या होगा, सीरीज होगा। और यदि इन दोनों में करंट का मान अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पैरेलल में होगा। अब हमने जाना कि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल एम्पीडेंस किस में होता है, सीरीज में होता है, और लोड इसके इधर लगा हुआ होता है। अब लोड का क्या मतलब है, लोड का ये मतलब है कि यदि हम बाहर से कोई भी सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस Zin है, यदि लोड ये हमने बाहर से प्रोवाइड किया है, अब हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोड को चेंज कर सकते हैं। अब इस आधार पर भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि Zin यानी इंटरनल इम्पीडेंस का मान यदि 0 है तो वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स रहेगा। क्या रहेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इट मीन्स हम लोड का मान चेंज कर दें तो उसके वोल्टेज सोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। और हमें पता है किसी भी सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होता ही है, कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है, कोई भी ऐसा वायर नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ, इस सर्किट का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को क्या कहेंगे हम, रियल वोल्टेज सोर्स। क्या कहेंगे हम, रियल वोल्टेज सोर्स। किस कंडीशन में, जब हमारी Zin प्रेजेंट हो, और इस कंडीशन में क्या होगा, हम ZL का मान चेंज करेंगे तो हमारे वोल्टेज सोर्स में भी परिवर्तन आएगा। ये हमारा था वोल्टेज सोर्स, इसके बारे में हमने पता कर लिया था। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं करंट सोर्स। इसी की तरह सेम होता है करंट सोर्स भी, और करंट सोर्स हम देखते हैं कि क्या होता है। करंट सोर्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको, धारा स्रोत। वोल्टेज सोर्स में तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है, उसके सीरीज में। अब इसका सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज प्रेजेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी प्रकार करंट सोर्स में करंट प्रेजेंट होगी, उसमें वोल्टेज सोर्स में इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस सीरीज में लगी हुई थी, तो इसमें कहाँ लगी होगी, पैरेलल में लगी हुई होगी। उसमें वोल्टेज सोर्स में इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ही नगण्य था, लेकिन हमारे करंट सोर्स में इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ज़्यादा यानी अनंत तक होता है। अनंत कोई भी चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ को बहुत मैक्सिमम डिफाइन करने के लिए हम एक अनंत वर्ड यूज ले लेते हैं। जैसे अब हम इसको करंट सोर्स को पढ़ते हैं, पहले इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हो गया करंट सोर्स। ये एरो किसको डिनोट करता है, कर रहा है यहाँ पे करंट को, तो ये हो गया करंट सोर्स, आई से डिनोट कर दे। अब हमें पता है कि इसके पैरेलल में इंटरनल इम्पीडेंस लगी हुई होगी, ये हो गई हमारी Zin इंटरनल इम्पीडेंस। इसके बाद हमारा लोड लगा हुआ होगा, ये हो गया ZL क्या है, लोड, जिसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि हम इसको बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इसका मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहली बात Zin क्या है, इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, और ZL क्या है, लोड इम्पीडेंस, और I क्या है हमारा, करंट। अब देखो वोल्टेज सोर्स में क्या था, हमारा इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ही नगण्य था। करंट सोर्स में हमारी इंटरनल इम्पीडेंस का मान
फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट होगा, यानी कि बहुत ही मैक्सिमम होगा, बहुत ही मैक्सिमम होगा। अब इसके आधार पर एक तो बहुत ही ज्यादा यानी कि इनफाइनाइट हो, एग्जैक्ट हम मान ले कि इनफाइनाइट हो तो करंट सोर्स क्या कहलाएगा, और एक हम ये मान ले कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, यानी कुछ ना कुछ तो होगा ही, यानी इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम तो होगा, तो उस कंडीशन में करंट सोर्स क्या कहलाएगा। अब देखिए, यदि इंटरनल इम्पीडेंस का मान यानी जेड इन का मान हमारा बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा का मतलब इनफाइनाइट हो, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट हो, इस कंडीशन में आई हमारा यानी कि करंट सोर्स, यानी कि करंट सोर्स, इस कंडीशन में हमारा करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा, आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा। किस कंडीशन में, जब हमारा इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट सोर्स होगा वो आइडियल करंट सोर्स होगा। और यदि अब हमें पता है कि इनफाइनाइट तो कोई चीज होती नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगी, इनफाइनाइट यानी बहुत ही ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमारा यानी क्या कह सकते हैं, यदि हमारा जेड इन यानी इंटरनल इम्पीडेंस मैक्सिमम हो तो उस कंडीशन में हमारा करंट सोर्स क्या कहलाएगा, रियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स। अब पहला क्या देखा था हमने, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स यानी कि इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ज्यादा हो, इंटरनल इम्पीडेंस का मान बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम ZL बाहर लगाया है, ZL का मतलब क्या है, लोड लगाया हुआ है, हमने बाहर से लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ZL यानी बाह्य लोड का मान हम परिवर्तित कर रहे हैं, और किस कंडीशन में परिवर्तित कर रहे हैं, जब जेड इन का मान इनफाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में हमारे करंट सोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता, जब जेड इन का मान बहुत ज्यादा हो और हम ZL का मान कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे करंट सोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दो कंडीशन हो गई, एक तो इम्पीडेंस का मान बहुत ज्यादा यानी कि इनफाइनाइट हो गया, और ZL को परिवर्तित करने पर हमारे करंट सोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा करंट सोर्स क्या हो जाएगा, आइडियल करंट सोर्स। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, यदि जेड इन का मान इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उस कंडीशन में हम ZL का मान परिवर्तित करें, ZL का मान हम परिवर्तित करें यानी कि कम ज्यादा करें, तो उस कंडीशन में हमारे आइडियल इस करंट सोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं, यानी कि परिवर्तित होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसको रियल करंट सोर्स। अब इसकी हम एक परिभाषा तरीके से लिख लेते हैं, ये सबको समझ में आ गया है। जेड इन क्या है, यहाँ पे इंटरनल इम्पीडेंस, ZL क्या है, बाह्य लोड है, बाहर से लगाया हुआ है, और आई क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इसका करंट सोर्स है। क्या था देखते हैं, दो बातें थी, समांतर क्रम में लगा हुआ होगा करंट सोर्स के, क्या लगा हुआ होगा समांतर क्रम में, इंटरनल इम्पीडेंस। लिखते हैं, यदि किसी विद्युत स्रोत में, अब यहाँ पे विद्युत स्रोत कौन सा है, यदि किसी विद्युत स्रोत में
अनंत प्रतिबाधा अनंत प्रतिबाधा, या इस प्रकार लिख सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई, समांतर क्रम में जुड़ी हुई अनंत प्रतिबाधा यदि किसी विद्युत स्रोत में समांतर क्रम में जुड़ी हुई अनंत प्रतिबाधा हो। अब यहाँ पे कौन सा विद्युत स्रोत है? धारा विद्युत स्रोत। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? धारा विद्युत स्रोत। यदि किसी विद्युत स्रोत या धारा स्रोत में समांतर क्रम में जुड़ी हुई अनंत प्रतिबाधा हो तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बाह्य लोड का मान परिवर्तित करने पर धारा स्रोत के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहलाएगा वो? आइडियल करंट सोर्स। तो यह है आदर्श करंट सोर्स, यानी आदर्श विद्युत स्रोत या आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। किसी स्थिति में जब अनंत प्रतिबाधा हो और हम लोड को परिवर्तित करें लेकिन धारा स्रोत के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो आदर्श धारा स्रोत। और यदि आंतरिक प्रतिबाधा, ये हमारी आंतरिक प्रतिबाधा थी, अनंत आंतरिक प्रतिबाधा थी ये हमारी। और यदि आंतरिक प्रतिबाधा का मान बहुत ज्यादा हो तो हम यदि बाह्य लोड को परिवर्तित करते हैं, बाह्य लोड परिवर्तित करते हैं तो इस स्थिति में धारा स्रोत के मान में भी परिवर्तन होता है। धारा स्रोत के मान में भी परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा ये? इस स्थिति में ये हमारा वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है। तो इस स्थिति में यह वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है। वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है। डायग्राम देख लेते हैं, दो बना लेते हैं। ये तो होगी हमारी करंट सोर्स हो गया, ये हो गया करंट सोर्स।
करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में क्या लगी हुई होगी, इंटरनल इम्पीडेंस, ये हो गई जेड इन, और ये हो गया हमारा लोड। ये हो गया लोड। अब इस कंडीशन में इफ जेड इन इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आई नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये आइडियल करंट सोर्स। कब है आइडियल करंट सोर्स, जब जेड इन का मान बहुत ज्यादा है और जेड एल का मान परिवर्तित करने पर आई के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा करंट सोर्स आई, ये हमारी जेड इन हो गई इंटरनल इम्पीडेंस, और ये हमारा हो गया जेड एल यानी लोड। इस कंडीशन में हम जेड इन का मान क्या है, मैक्सिमम है, जेड इन का मान मैक्सिमम है, जेड एल हम चेंज कर रहे हैं तो आई भी चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या कहेगा, रियल करंट सोर्स। इस कंडीशन में क्या रहेगा हमारा, रियल करंट सोर्स। अब एक करंट सोर्स को हम करंट सोर्स यानी धारा स्रोत, एक धारा स्रोत को हम एक वोल्टेज सोर्स में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक धारा स्रोत एक वोल्टता स्रोत के बराबर होता है। उसके द्वारा जो मान निकाले जाते हैं, अवयवों के जो मान निकाले जाते हैं, वो बराबर होंगे हमारे धारा स्रोत के द्वारा निकाले गए मानों के बराबर। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि एक धारा स्रोत और एक वोल्टेज सोर्स दोनों इक्वल होते हैं, उनको एक दूसरे में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं।